प्यारे बच्चों, कृषि भौतिकी में अभी तक हमने प्रकाश का समतल पृष्ठों से परावर्तन का अध्ययन किया है। आज हम जानेंगे कि प्रकाश का गोलीय पृष्ठों से परावर्तन। तो सबसे पहले हम गोलीय पृष्ठों में जानना है गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है, चलिए जानते हैं। कांच का एक खोखला गोला ले लेते हैं। ये कांच का एक खोखला गोला है। इसके दो भाग कर देते हैं और इसके बाहरी तल पर कलई कर देते हैं पारे से। पारे की कलई होती है और लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। एक के अंदर की तरफ पारे की कलई कर देते हैं और लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। जो इस खोखले गोले का केंद्र है वह इस गोलीय दर्पण की कहलाएगी, जिसे हम वक्रता ही कहते हैं। और ये इस तरफ से कलई कर दी गई है। यहाँ पे परावर्तन दबे हुए तल से होगा। ये कहलाएगा अवतल दर्पण। जहाँ पर परावर्तक तल उभरे हुए तल पर है, ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। देखते हैं कि ऐसे ही लाल ऑक्साइड पीछे पोत दिया जाता है और सामने से आपको पारे की कलई दिख रही होगी। यह दर्पण बीच में थोड़ा सा दबा हुआ है, तो यह अवतल दर्पण का उदाहरण है। दूसरा है हमारा उत्तल दर्पण। यहाँ के बीच का तल जो है उभरा हुआ है। परावर्तक तल उभरे हुए तल से होता है प्रकाश का परावर्तन, इसलिए जिसे कहते हैं उत्तल दर्पण। यहाँ पर इसके पीछे लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया गया है और उसके पहले पारे की कलई कर दी गई है। अब हम जानते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। एक होता है अवतल दर्पण, इसे कहते हैं कॉनकेव। दूसरा है उत्तल दर्पण, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। अगर इसके पिछले भाग में दबे हुए तल के विपरीत भाग में पारे की कलई होती है और लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है। दूसरा है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरे तल से होता है और उसके दूसरे भाग में पारे की कलई और उसके पीछे लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है। पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड पोत दिया जाता है। ये हमारा बन जाता है उत्तल दर्पण। अब हम जानते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। पहले हम एक दर्पण ले लेते हैं। ये इसका पीछे का हिस्सा है और ये इसका परावर्तक तल है। इसके पिछले भाग में लाल ऑक्साइड पोत दिया गया है। ये उदाहरण है अवतल दर्पण का। इस दर्पण को नाम दे देते हैं यमयन। इस दर्पण के बीचों बीच का जो मध्य बिंदु है, ठीक बीचों बीच, इसे हम लिखते हैं P से। ये कहलाता है दर्पण का ध्रुव। इसे कहते हैं दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव। जिस खोखले गोले का ये दर्पण भाग है, उस गोले की जो त्रिज्या है वह कहलाती है उस खोखले गोले का केंद्र। जो C से दिखाया गया है, ये केंद्र है इस खोखले गोले का। इसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र।
वक्रता केंद्र। तीसरा पॉइंट है, अगर हम इस ध्रुव वक्रता केंद्र को मिला दें तो ये जो रेखा है P से लेकर C तक, ये कहलाता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। चौथा पॉइंट है हमारा मुख्य अक्ष। इसी रेखा को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ा दें तो ये जो रेखा है ध्रुव से होकर और केंद्र से होकर जाती है, ये कहलाती है मुख्य अक्ष। नंबर 5वां है द्वारक। दर्पण जितना बड़ा होगा, ये जो यमयन है, यहां से एक रेखा खींच दें, ये यमयन जो है दर्पण का कहलाती है द्वारक। दर्पण का जो गोली दर्पण से संबंधित है। आगे हमारा फोकस दूरी। छठा है फोकस तल। चलिए देखते हैं हम अगला बिंदु जो है हमारा। पहले मुख्य फोकस के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, जो समांतर चल रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसको डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। अवतल दर्पण में मिलती हैं और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होते हैं। उस बिंदु को हम गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ये बिंदु जो है F इसमें कहलाएगा मुख्य फोकस। फोकस दूरी क्या है? इस मुख्य फोकस और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, यही रेखा जो है ये कहलाएगी फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल f से और मुख्य फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। इस मुख्य अक्ष के लंबवत जो रेखा होती है इसे ही हम कहते हैं फोकस तल। ये जो रेखा होती है मुख्य अक्ष के लंबवत, इसको हम कहते हैं फोकस तल। एक बार फिर से हम सभी परिभाषाओं को जान लें। सबसे पहला है हमारा वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण सीरियल वाइज चलते हैं। सबसे पहला वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण हमारा जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले का केंद्र C कहलाएगा गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। दूसरा है वक्रता त्रिज्या। हमारा ये खोखला गोला, खोखले गोले, जिस गोलीय दर्पण जो है जिस खोखले गोले का भाग रहेगा उस खोखले गोले की जो त्रिज्या होगी वही कहलाती है वक्रता त्रिज्या। यानी कि खोखले गोले का जो केंद्र होगा वक्रता केंद्र, खोखले गोले की जो त्रिज्या होगी उसे कहेंगे वक्रता त्रिज्या। और गोलीय दर्पण का जो बीच का मध्य बिंदु है वो कहलाता है ध्रुव। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को C से, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से, और हमारा जो ध्रुव है इसे हम P से, ध्रुव गोलीय दर्पण का जो एकदम मध्य बिंदु होता है यहाँ पर दिख रहा है, ये कहलाता है ध्रुव। नंबर 4 है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष इस केंद्र और ध्रुव से होकर जो रेखा गुजरती है उसे ही हम कहते हैं मुख्य अक्ष। आगे हमारा चौथे पॉइंट के बाद है 5वां पॉइंट।
5वां पॉइंट है मुख्य फोकस। गोली दर्पण के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जब परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, अवतल दर्पण में, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। 6 पॉइंट है हमारा फोकस दूरी। फोकस दूरी, इस ध्रुव और एफ के बीच की जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं फोकस दूरी। बी से लेकर एफ तक, बी से लेकर एफ तक, इसे लिखते हैं स्मॉल एफ से। छठा के बाद 7वां नंबर है हमारा द्वारक, दर्पण का द्वारक। ये जिस खोखले गोले का व्यास जो होता है वो कहलाता है दर्पण का द्वारक। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है यही कहलाएगी M1 से लेकर M2 तक, या M1 से लेकर M डैश कर देते हैं, या M2 इसको बना देते हैं। ये जो कहलाएगी दर्पण का द्वारक। जितना बड़ा ये होगा दर्पण का द्वारक उतना ही बड़ा होगा। आगे है नंबर 8 पॉइंट हमारा फोकस तल। फोकस तल, फोकस तल मुख्य अक्ष के लंबवत जो रेखा होती है, मुख्य अक्ष हमारा है ये जो रेखा चल रही, इसके जो लंबवत रेखा होगी या लंबवत जो तल होगा वो कहलाएगा हमारा फोकस तल। दूरी में संबंध। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये गोली दर्पण है, हम निकाल रहे हैं ये अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण कौन के, इसको क्या देते हैं? अवतल दर्पण कौन के विरोध। देखते हैं ये अवतल दर्पण है Mn। इस पर एक प्रकाश किरण DA आपतित होती है बिंदु A पर, यहाँ से परावर्तित होकर इसके मुख्य फोकस F से होकर निकल जाती है। ये जो C है उस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र है, P क्या है? इस गोली दर्पण का ध्रुव है। तो ये जो टकरा करके परावर्तन के बाद निकलती है तो दो कोण बनते हैं, और ये जो CA रेखा है इस बिंदु A पर अभिलंब का काम कर रही है। तो गोली दर्पण जो परावर्तन के नियम के अनुसार हम चलेंगे, ये हो जाएगी हमारी परावर्तित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण, अगली वाली हो जाएगी हमारी परावर्तित किरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण, और बीच में हमारा अभिलंब। तो कोण I और कोण R दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। कोण I बराबर कोण R। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि परावर्तन का दूसरा नियम है, परावर्तन के नियम से। अब हम चलते हैं, ये देखते हैं कोण I और यहाँ का जो कोण है, देखिए कोण BAC बराबर होगा कोण ACF। कोण BAC बराबर है कोण CAF। कोण BAC बराबर है कोण CAF। क्यों बराबर है? क्योंकि कोण I और कोण R आपस में बराबर है परावर्तन के नियम के अनुसार। परावर्तन के नियम से कोण BAC और कोण ACF, कोण ACF, यह कोण इस कोण का एकांतर कोण है, यानी कि ये भी कोण हो जाएगा I के बराबर, और I है R के बराबर। इस स्थिति में ये भुजा बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों बना रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो ACF और CAF आपस में बराबर हो गए, तो AF बराबर FC, AF बराबर FC। अगर हम ये मान लें कि ये गोली दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है, तो जो इसका बिंदु F है वह P के बहुत ही पास होगा। इस स्थिति में AF बराबर हो जाएगा PF। तो जहाँ पर PF है, AF लिखा वहाँ पे हम PF स्थानांतरित करते हैं समीकरण 1 में। इस मान को समीकरण
1 में रखने पर रख देंगे तो हमारा हो जाएगा PF बराबर FC। PF बराबर हो गया FC। इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि जो FC है हमारा वह हमारे PC की आधी है। PF बराबर 1/2 PC। तो PC क्या है? P से लेकर C तक की दूरी फोकस दूरी है जिसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और हमारी PC क्या है? PC वक्रता त्रिज्या है जिसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो इस समीकरण में PF की वैल्यू रखते हैं, ये PF रहेगा। PF बराबर PF जगह हम लिख देंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी बराबर 1/2 वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी को स्मॉल f से और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से लिख देंगे। ये हमारा संबंध आ जाएगा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। इसका मतलब है कि जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं R बराबर 2f। अगर इससे बताएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और अगर इससे बताएंगे तो आप कहेंगे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है।